नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक के यूट्यूब चैनल पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम बस्ती की हस्ती। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को हम बस्ती जनपद के किसी ऐसे नामचीन शख्सियत को आपके सामने लाते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दे करके बस्ती जनपद की नाक ऊंची कर रहे हैं। तो आज इसी सिलसिले में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात समाजसेवी और आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीके वर्मा जी। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर वीके वर्मा जी से बातों का सिलसिला। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि पूरा जनपद जानता है कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में कई दशक से बस्ती में सक्रिय हैं और बहुत उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। आपका और भी क्षेत्रों में बहुत उत्कृष्ट योगदान रहता है, जैसे साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे अपने दर्शकों की ओर से कि मेडिकल प्रैक्टिस आपकी कब से है, आपने कब से शुरू की? देखिए, 1989 से मैं चिकित्सा जगत में आया हूँ। मतलब पढ़ने के बाद कंप्लीट हो गया है, तो पढ़ाई मेरी जारी थी। तो उसके बाद भी मैंने 1989 में 26 जनवरी 1989 को मैंने अपने एक क्लिनिक के रूप में मोटवा में शुरुआत किया और तब से अनवरत ये चीज़ें चल रही है। और अब तक लगभग 65 लाख मरीज मैंने अपने काउंटर पर देखा। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने 65 लाख मरीजों को निःशुल्क इलाज दिया अपने ओपीडी में देखा? जी, अपने ओपीडी में। और जिला चिकित्सालय बस्ती में आज है 2015 के बाद से 5 लाख से ज़्यादा ओपीडी यहाँ पर भी हो गई है रिगार्डेड जो कोरोना का समय छोड़ कोरोना पीरियड छोड़ कर। कोरोना पीरियड में मरीजों की संख्या कम थी और लेकिन इमरजेंसी ड्यूटी ज़्यादा हुआ में ड्यूटी थी। हाँ, तो उसमें ओपीडी बंद थी, लेकिन कोरोना से संबंधित मरीजों की संख्या थी और इमरजेंसी ड्यूटी ज़्यादा। तो डॉक्टर साहब, आपने आपकी सेवा जो है 32-35 साल पुरानी हो गई, मतलब हो गया 89 से लेकर के अभी तक जो है तो 3 दशक से ज़्यादा सेवा हो गई। तो इस दौरान आपने काफ़ी मेहनत की और जिस मुकाम से आपने शुरू किया कई गुना आपने तरक्की की, जनता का भी विश्वास और प्यार मोहब्बत मिला, तो आपने कई संस्थाएं स्थापित की। आप हमारे दर्शकों से बताइए कि बस्ती में आपने कितनी संस्थाओं को किस क्षेत्र में स्थापित किया है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। 1989 में जब मैं अपनी क्लिनिक का शुरुआत किया तो मेरी शुरू से ही इच्छा थी कि मैं समाज सेवा के माध्यम से जनता की सेवा करूं। तो उसके माध्यम से मैं चिकित्सक बन गया। तो चिकित्सक एक क्लिनिक खोला और शिक्षा के प्रति मेरा लगाव था, तो बगल में एक प्राथमिक विद्यालय खोला 1 से 5 तक। तो जो बच्चे 1 से 5 तक पढ़ के पास हुए तो 6 में पहुँचे, तो 5 तक मैंने मानता गया। फिर 6 से 8 तक वही बच्चे, फिर 8 तक चलाया जूनियर स्कूल। फिर हमारे क्षेत्र में कोई कन्या जूनियर नहीं था, फिर मैंने एक कन्या जूनियर अलग किया। और फिर हमारे क्षेत्र में बालिका इंटर कॉलेज कोई नहीं था, तो मैंने बालिका इंटर कॉलेज किया। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में 4 विद्यालय कंटिन्यू मैंने, वो चारों अभी भी शिक्षा दे रहे हैं। अब तो प्राइमरी को मैंने इंग्लिश मीडियम कर दिया 1 साल से, और बाकी कन्या जूनियर, जनरल जूनियर और बालिका इंटर कॉलेज और प्राइमरी, चारों विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। 4 शिक्षण संस्थान आपने स्थापित किया। और इधर मैंने जैसे जैसे क्लिनिक बढ़ता गया, तो क्लिनिक पहले कोई बेड नहीं था, तो एक दो तटस्थ रखते थे, उस समय काम चलता था। तो लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ती गई और जनता की आम सुविधाओं को देखते हुए, जरूरत को देखते हुए फिर मैंने बेड बढ़ाना शुरू किया। तो पहले 5 बेड, फिर 10 बेड, 15 बेड, 25, 30, 50, 100, फिर आज के डेट में 150 बेड का मेरा हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल कहाँ बना है? ये गोटवा पैरामेडिकल कॉलेज जी। तो उसके बाद मैंने उसको पैरामेडिकल कॉलेज के रूप में शुरू किया कि 100 सीट होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, 50 आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, 50 आयुर्वेदिक जीएनएम और 60 सीट बी फार्मा एलोपैथिक और बी फार्मा एनएम जीएनएम 22 साल से। तो इतने कोर्स अभी चल रहे हैं। तो तीनों क्षेत्र मतलब आयुष के क्षेत्र में एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, चारों के मैंने बी फार्मा का मान कर लिया। और चारों, यूनानी तो इसमें बंद हो गया है, लेकिन बाकी सब चल रहा है। मेडिकल कॉलेज आपने कहाँ खोल रखा है? बसुआ पार्क में, गोटवा से 1.5 किलोमीटर है, जो डॉक्टर वीके वर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से है। वहाँ लगभग 15 बीघा बना है, बहुत सारी सुविधाएँ हैं और अभी भी उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी देखते हैं तो नाम मिल जा सकते हैं। क्योंकि मेरी सोच है कि हम बस्ती जनपद को एक अच्छा से अच्छा
शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मतलब संस्थान दे सकूँ जो जनता की सेवा है। डॉक्टर साहब, आपने ये जितनी संस्थाओं का नाम आपने लिया है, आपने 4 छोटे बड़े कॉलेज और स्कूल का नाम लिया आपने, और पटेल SMH पैरामेडिकल कॉलेज जो आपका है वो गोवा में है, बसुआबाद में आपने मेडिकल कॉलेज की बात बताई, ये तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा संस्थाएं हो गई। ये सभी आपके उसी गोडवा के इर्द गिर्द 2 किलोमीटर के अंदर सारी संस्थाएं आपकी हैं, सभी रन कर रही हैं और सभी मानक पर हैं, सभी है ना, मानक है और सारी मानता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सब अथेंटिक है, सभी की जहाँ जिस फैकल्टी से जहाँ से मान्यता होनी चाहिए उस तरह से है, और सक्षम अध्यापक और कोच उनको पढ़ा रहे हैं। इसमें लगभग 80 मतलब लगभग 100 की स्टाफ है, पूरी सब मिला करके अस्पताल और स्कूल और पैरामेडिकल सब मिला करके 100 स्टाफ लगभग है, और सब अच्छे मतलब जितना जरूरत के अनुसार मान करता है। मतलब आपने पैरामेडिकल कॉलेज की बात की, और आपने नर्सरी विद्यालय की बात की, गर्ल्स इंटर कॉलेज की बात की, इंटर कॉलेज की बात की, मेडिकल कॉलेज की बात की, सब मिलाकर के आपने 100 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दे रखा है। सभी लोग काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब आते हैं आपके चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए सवाल पर। आजकल लोगों की आधुनिक जीवन शैली जैसी है वो आप देख रहे हैं, जितना आयाम जुड़ा है चिकित्सा विधा से, चिकित्सा के जितने नए नए आयाम डेवलप हुए हैं, उतना ही ज़्यादा रोग डेवलप हुए हैं। पहले इतने ज़्यादा रोग नहीं होते थे, लेकिन जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उसी हिसाब से आदमी लग्जरियस होता गया और खुद रोग पालता गया। तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो आधुनिक जीवन शैली को किस तरह बदलें कि उन्हें घातक बीमारियों के शिकार न हों? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है जी। कि आज के सामाजिक जीवन में हर आदमी मॉडर्न आधुनिकता की चकाचौंध में इतना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो सोच जा रहा है कि हम पीछे कहाँ छूट जा रहे हैं। वो सिर्फ सुविधाएं देगा, सुविधाएं देगा जी। और जितनी भी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी उतनी हम प्रकृति से दूर होते रहेंगे। जितनी और सुविधाएं मिलेंगी उतना ही हम प्रकृति से दूर हो। बहुत अच्छी बात है। और जब तक हम प्रकृति से दूर होंगे उतनी हमको बीमारियाँ होंगी या उम्र हमारी कम होगी। जी, श्योर। तो हमारी सोच यही है कि हर व्यक्ति प्रकृति के साथ साथ चलने की कोशिश करे, प्रकृति के साथ चलने की कोशिश करे। प्रकृति के साथ कहने मतलब हमारे आज 50 साल के पहले जो हमारे आम जनमानस थे, वो पूर्वज थे, वो क्या अच्छा काम करते थे कि वो 100 साल जीते थे। आज के आधुनिक में अभी तो वैज्ञानिकों ने कहा कि 67 साल लोग जिएंगे, क्योंकि इसी के कारण, क्योंकि आज के अंधाधुंध के नाते सब फास्ट फूड का प्रयोग कर रहे हैं। जंगल में रहते थे, कंदमूल खाते थे, स्वस्थ रहते थे। हाँ। आज सब फास्ट फूड का प्रयोग कर रहे हैं। जब रात होता है तो रात सोने के लिए बना है, तब उनकी दिनचर्या शुरू होती है। तो आदमी कहीं ब्लड प्रेशर, कहीं शुगर, कहीं तमाम बीमारियाँ ऐसी हो जा रही हैं जो जिसका इलाज आज 20 साल 30 साल बच्चे का हार्ट अटैक हो जा रहा है, शुगर हो जा रहा है। तो अभी एक छोटा उदाहरण बता दें कि आज के 20 साल के पहले किसी भी औरत का सीजरियन डिलीवरी नहीं होता था। अब तो नॉर्मल डिलीवरी होता अब तो नॉर्मल है। और 50, 60, 70%, 80% सीजरियन होता है। क्यों होता है? हमको इस पर सोचना होगा कि आज भी किसी भी जानवर का सीजरियन नहीं होता, किसी का ऑपरेशन नहीं होता। कोई बता दे किसी घोड़े का, कुत्ता का, बकरी का, जानवर, किसी जानवर का होता कहीं ऑपरेशन? सब नॉर्मल होते हैं। ये प्रकृति की बनाई हुई चीज़ है, जिससे उनका नॉर्मल होता है। जैसे हम सांस लेते हैं नाक से, तो उसी तरह से बच्चा पैदा करने के लिए प्रकृति ने जगह दिया है। वो नेचुरल चीज़ है, उसको प्राकृतिक होना चाहिए। लेकिन या तो आदमी क्या कह सकते हैं आप कि हम ऑपरेशन कराएंगे, दर्द नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो 2 मिनट के दर्द बर्दाश्त कहते हैं कि अगर कोई दिक्कत ना हो, दर्द जरा भी ना हो, तो 10 मिनट का दर्द बर्दाश्त करने के चक्कर में पता चला कि 1 हफ्ता हॉस्पिटल में आते हैं। तो उससे तो अच्छा शॉर्टकट अपना हाँ, शॉर्टकट अपना, उससे अच्छा तो कि 10 मिनट का दर्द बर्दाश्त कर लो। तो अगर कोशिश करे आदमी। और दूसरा कारण क्या है, ये तो खैर हो गया। दूसरा कारण क्या है इसका कि आज जैसे डॉक्टर के यहाँ गए, कहीं कोई बच्चा है पेट में, डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड किया, देखा, कहा कि आपका बच्चा नीचे है, आप काम करना पड़ेगा। उन्होंने थोड़ा सहन किया, तो घर पे गए, डॉक्टर ने आराम करने कहा, पूरी जिंदगी वो आराम कर लेंगे। तो हमारा पेल्विक बोन जो है वो जाम हो जाता है। जाम होता है तो बच्चा पैदा होने में कठिनाई होती है, इसलिए आप पसंद करेंगे। तो अगर वो फिजिकल वर्क करें, जैसे पहले के ज़माने में था कि देहात में ढेका था, उखरी था, परुआ था, जाता था, मसाला पीसने के सिलबट्टा था, ये सब जो औरतें करती थी तो उनका पेल्विक बोन ढीला रहता था, काम भी करती थी, तो बच्चा दोनों सुध जाते थे। तो हमारे कहने मतलब कि हम अपने आधुनिक शैली को छोड़ करके
हम प्राकृतिक शैली और पिछले वातावरण में हम अगर जाते हैं तो कन्फर्म है कि हम इनसे बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे और आपस में बचेंगे। खान पान सुधारें और थोड़ी लाइफ स्टाइल मतलब लग्जरियस न बनाएं, बहुत आरामदायक जीवन जो है। खान पान में है कि वो शुद्ध भोजन करें, मोटा अनाज खाएं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, शुद्ध फल खाएं। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग खान पान और जीवन शैली से जुड़ी हुई बातें कर रहे थे। आपने कहा कि खान पान लोग सुधारें, तो बाजार से हम फल ले आवें, अनाज ले आवें या सब्जियां ले आवें, कुछ भी ले आएं, है तो वो पेस्टिसाइड से ही बनी हुई, उसमें केमिकल मिला हुआ है। वो ज़्यादा पैदावार लेने के लिए और उसको खूबसूरत बनाने के लिए तरह तरह के खतरनाक केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है। तो अगर लाना हमको वही है, मजबूरी है। जब हम ले आते हैं, उसके खाने से हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा जाएगा। और ये आजकल सभी लोग जानते हैं अवेयरनेस के नाते कि टॉक्सिन हमें तरह तरह के रोग देता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो आप सबसे आसान कुदरती उपाय बताइए कि हम टॉक्सिन शरीर से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे आसान कुदरती उपाय इसका यही है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और प्राकृतिक चीज़ों जो हमारी जैसे हरी सब्जी है, फल फूल है, जो अपने खेत में अगर अपने सामने उगाई हो तो ज़्यादा अच्छा है। और पानी का मानक मैंने पहले बताया कि 15 kg बॉडी वेट पे 1 लीटर पानी पीना अनिवार्य है 14 घंटा में। रात में हम सोते हैं, मेरी आँख भी सो जाती है, वो वर्क नहीं करती। ज़्यादातर लोग उसी समय पानी और उसी समय रात में ज़्यादा पानी पीते हैं। रात में जो पानी पीते हैं वाटर फ्लड बनता है, उसी का पेट बढ़ता है। जब पेट बढ़ेगा तो आदमी शुगर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, गुर्दा खराब होगा, तमाम बीमारियाँ होती हैं। पानी कम पीने से पथरी होती है, गुर्दा भी खराब होता है और हमारे शरीर के जितने भी बीमारियों, जितना भी गंदगी निकालने के लिए टॉक्सिन, तो केवल दो, एक तो स्किन से निकले, पसीना से रास्ते या तो पेशाब के रास्ते निकले। तो पानी जब हम ज़्यादा पिएंगे तो पेशाब ज़्यादा होगा, ज़्यादा हो तो सारी जितनी भी गंदगी होगी शरीर से निकल जाएगी, ऑटोमेटिक निकल जाएगी और मेरा पेट भी बारी नहीं बढ़ेगा। और लगभग अगर पानी हम ज़्यादा पीते हैं, नेचुरल नॉर्मल पीते हैं, 15 किलो बॉडी वेट जैसे मैंने पहले बताया, इसका वजन 60 किलो है, तो 4 लीटर पानी अगर पीता है तो उसको आधी बीमारी, आधी का 90% बीमारी होने को चांस नहीं है। डॉक्टर साहब, हम लोग सेहत से जुड़ी बातें कर रहे हैं और बहुत अच्छे सवाल जवाब हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इधर कोरोना का प्रसार फिर तेजी से हुआ और पूरे यूपी की बात करें तो ज़्यादा पेशेंट हो गए, लेकिन बस्ती में भी हमारे जनपद में 14 केस इस समय एक्टिव है। फिर वही हालात बनने वाले हैं। आज अभी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो है मास्क बिना लगाए चुनाव प्रक्रिया में ना आए और भीड़ भाड़ में न जाए। और पिछला आपने देखा था दौर कोरोना का, आपने तो बड़ी कड़ी ड्यूटी निभाई थी उस वक्त। तो आप दर्शकों से हमारे क्या कहना चाहेंगे, ये क्या है कोरोना, बार बार दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, कैसे सावधान रहें? कि प्रकृति में जो भी बीमारी एक बार आ जाती है जी, वो 100% खत्म नहीं होती, जाती नहीं जाती। जैसे पहले हैजा था, टीबी था या प्लेग था, या जितनी बीमारियाँ वो खत्म हो जाती हैं, उसके इन्फेक्शन कम हो जाते हैं, लेकिन एकदम 100% खत्म नहीं। पोलियो जैसे का खत्म हो गया, लेकिन कहीं कहीं अभी भी चांस मिलते हैं। सरकार की कोशिश है कि उसको जल्द से खत्म किया जाए। इधर कोरोना के लिए पूरा देश तबाह है। तो कोरोना पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी, चौथी, हम ये कहते हैं कि चाहे जितनी भी लहर आवे उसके साथ जीना हमको सीखना होगा। कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम कैसे उसके साथ जिए। कि जैसे अभी फिर हल्ला हो रहा है जहाँ, तो अगर हम आने के पहले ही उस चीज़ को प्रयोग में लाएं, जिसे जो बताया गया कि हम भोजन करें या कुछ खाना पानी खाते हैं तो हाथ को धो करके खाएं, हाथ सैनिटाइजर से हमेशा प्रयोग करें, किसी चीज़ प्रयोग करने के लिए नाक पोंछते तो भी हाथ सैनिटाइजर से हाथ साफ हो, इसके साथ साथ साबुन से हाथ धोते रहें। और मास्क, अगर भीड़ भाड़ में हम जाते हैं मास्क लगाते रहें। मास्क अगर हम लगाते रहेंगे तो हमारे कारण नहीं कि कोरोना खत्म हो गया तो मास्क छोड़ दें। अगर हम भीड़ में जाते हैं तो मास्क लगा लें, तो भी और तमाम लोगों से कोरोना रहे या ना रहे, तो उससे भी बचने के लिए हमको सरल उपाय हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है जो कहा गया है पहले कि 2 गज की दूरी सबके लिए जरूरी, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये सबसे अनिवार्य है। अगर भीड़ भाड़ में जाते हैं तो भी हम देखें बहुत भीड़ में हमको जाने क्या करें, जहाँ देखें अगर नहीं कर इमरजेंसी है मेरी तो भाई मास्क लगा करके अपना करें, फिर मास्क लगा करके धो दें। 2 गज की दूरी सबके लिए जरूरी, सबके लिए जरूरी है। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कोरोना नहीं, XYZ कोई भी इन्फेक्शन है तो ये डिस्टेंस ठीक ठाक है, ये बनाए रखनी चाहिए हमेशा। अभी सर्दी जुकाम हो जाता है, आदमी टच में आता है तो उसको भी हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन जितने भी हैं सब हवा में, जिसे हमने छींका हवा में, उसके बारे में उड़ गए, आपने सांस लिया, आपको चला गया तो आपको हो गया। जी, काला सित्रस होता है पानी पीने से,
एक आदमी को जितने वाले आप कर रहा हुआ, आपने उल्टी किया, दस्त किया, उसमें मक्खी बैठ गई, वो मक्खी आपके पानी पे बैठ गई, आपने ड्रिंक किया, आपको हो गया। तो इससे हमको बचना होगा। हमको अगर मान लो हमारे यहाँ 200 फीट पानी वाले नल नहीं है, तो पानी गर्म करके उबाल करके पिए, तो इन्फेक्शन हो जाता। तो कोरोना में हमने बताया कि ये सब चीज़ें हमको पहले से, चाहे जितनी भी लहर आवे, उसको हमको उपाय करना होगा। और होम्योपैथिक में बताना होगा कि हमारे पास आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी दवा है, जो उस समय कोरोना चला उसमें भी उन्होंने भी प्रयोग कराया और सरकार ने भी उसको प्रयोग करवाया। तो जिसके शरीर के अंदर आर्सेनिक एल्बम चला गया, हमको लगता है उसको कोरोना हुआ ही नहीं, अगर हुआ भी तो जल्द से ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, इस आर्सेनिक एल्बम का कितनी पोटेंसी जानी चाहिए? आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी की एक खुराक अगर जिसमें फैला हो तो लगातार 1 महीने तक लेते रहिए, कोई चांस नहीं रहेगा। अगर होगा भी तो खत्म हो जाएगा। हाँ, और अगर मान लो कोरोना खत्म हो गया है तो 200 पाउंड की एक खुराक लेकर छोड़ दी, 6 महीने तक कोई चांस नहीं रहता। और इस समय जैसे आपकी बार जो लहर आई है, इसमें कुछ दूसरा इसका है कि सिम्टम आ रहा है, जैसे जुकाम होता है, खांसी आती है, छींक आती है, तो कुछ जुकाम से मिलता जुलता है। इसमें हमारे पास इन्फ्लुएंजा जो इन्फ्लुएंजा के लिए बनी है, तो इन्फ्लुएंजा का सिम्टम अगर होता है तो इन्फ्लुएंजा 200 की एक मात्रा हफ्ते में देते रहिए, तो ये बहुत चांस मिलेगा। हफ्ते में एक बार? हफ्ते में। डॉक्टर साहब, बात होम्योपैथी की हो रही थी। आजकल आप जान रहे हैं कि इलाज कितना महंगा होता है और हर तबका अस्पताल में इलाज नहीं करा पाता है, वहाँ पहुँच तक नहीं पाते। होम्योपैथी की का जो इलाज है, जो खर्च है, वो क्या है, कितनी सुलभ और सरल है, हमारे दर्शकों को? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आम जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी सबसे सुलभ, सरल और सस्ती और हर जगह, हर एटमॉस्फेयर पे रखने वाली दवा है। जैसे अंग्रेजी में बहुत सी दवाएँ ऐसी होती हैं जो फ्रिज में रखी जाती हैं या टेम्परेचर की नहीं खराब हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं। खैर, शुद्ध वातावरण हो, ना नमी हो, ना बहुत सीलन हो, या शुद्ध नॉर्मल टेम्परेचर में इसको रख सकते हैं। और इसको चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मतलब अपने देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी रखा जा सकता है और किसी की चीज़ जरूरत नहीं है इसको। और ये सबसे सस्ती भी है और बिना साइड इफेक्ट के सबसे कम साइड इफेक्ट वाली दवाई होती है। और हमारे आम जनमानस को, गरीब जनता को इसको नज़दीकी से इसको प्रयोग कर सकते हैं, इनके द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसान है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल ये बनता है कि देखा जाता है कि जैसे जो एलोपैथ के प्रैक्टिशनर हैं, उनके यहाँ लंबी भीड़ लगी रहती है, लेकिन होम्योपैथ के प्रैक्टिशनर के हम देखते हैं कि भीड़ नहीं रहती है। तो बहुत ज़्यादा एक बड़ी संख्या है कि जो अभी भी लोग होम्योपैथ में विश्वास नहीं करते या जाना नहीं चाहते चिकित्सक के पास। तो होम्योपैथ में क्यों लोगों का इतना भरोसा? अब देखिए, ऐसा कि होम्योपैथ को छोड़कर बाकी चीज़ें एलोपैथिक है, तो एलोपैथिक भी अच्छी पद्धति मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। लोग 60 में ठीक होना चाहते हैं कि तुरंत हमको फायदा हो जाएगा, और होम्योपैथी से नहीं, होम्योपैथी भी तुरंत फायदा करती है। अगर जो बीमारी जितनी जल्दी आ जाएगी उतना जल्दी आएगी, अगर पुरानी है थोड़ा देर लगेगा, इसका इतना अंतर है। तो सबको विश्वास होना चाहिए होम्योपैथी की ये काम करती है, एक्सीडेंट को छोड़ करके, और बाकी लगभग सभी बीमारियों में अच्छा काम करती है। डॉक्टर साहब, 2 तरह की पद्धतियाँ हैं, एक इलनेस और एक वेलनेस। इलनेस का ये तात्पर्य है, आप जानते हैं कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो आप जैसे चिकित्सकों और अस्पतालों के संपर्क में आते हैं, छोटे से लेकर के भारी भरकम खर्च तक उठाते हैं, और कई बार ऐसा है कि जान तक गंवा देते हैं। और एक वेलनेस है कि जिसमें तमाम उपाय और तरीके, तमाम प्राकृतिक नुस्खे आपको बताए जाते हैं कि आप बीमारी में। तो इलनेस इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, पूरा देश उसी पर निर्भर है, सारा भीड़ भी वहीं है, सारी संभावनाएँ, सारा पैसा और सारा सब कुछ वहीं है। तो वेलनेस इंडस्ट्री जो है उसमें भी जागरूकता की कमी है और लोगों को जानकारियाँ नहीं है, जिसके नाते लोग घातक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि लोग बीमार ही न हों? अब देखिए, मैंने पहले भी बताया कि हमको प्रकृति के नज़दीक जाना होगा। तो जब हम पुराने ज़माने में क्या था कि सबके बैल थे, घर पे जानवर आते थे, सब मेहनत करते थे, घर में हाथ से खेती करते थे, कुदाल फावड़ा चलाते थे, सारा काम करते थे, तो उनको फिजिकल करने की जरूरत नहीं थी, उससे हो जाता था। आज के समय में क्या होता है कि जब सब कुछ अब आधुनिक बन गया है, ट्रैक्टर से सब कुछ कटाई दवाई यहाँ सब मशीन से काम चल रहा है, तो आदमी कुछ काम ही नहीं कर रहा है, फिजिकल ड्यूटी नहीं कर रहा है। तो जब फिजिकल नहीं करेगा तो हमारे शरीर में हाथ पैर चलेगा नहीं, तो कहीं कहीं बीमारी होगी।
तो हमको इसको करने के लिए जैसे पुराने जमाने का पहले अब क्या करते हैं, लोग पैदल चलते हैं, अपना शरीर फिट करने के लिए साइकिल चलाते हैं। तो हमारे लिए इसमें जो आपने पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी तरफ हमारा रुझान होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो प्रकृति के नज़दीक जाएंगे और बीमारियों से हम बचेंगे। डॉक्टर साहब, आपके नाम का मेडिकल कॉलेज चलता है बसुआ पाल में, जैसा कि आपने कहा बीके वर्मा मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो वहाँ तमाम प्रकार के प्रशिक्षण है, जैसे ANM, GNM, बी फार्मा। एक सवाल हम युवाओं के लिए पूछना चाहेंगे कि लोग पढ़ लिख करके खाली हो जाते हैं, जब एकेडमिक एजुकेशन हो जाता है तो वो अपना करियर तलाशते हैं। तो आपके यहाँ कौन सी डिग्री डिप्लोमा ऐसा है कि जिसको पढ़ने से इस वक्त जैसा परिवेश है देश में कि उनके रोजगार की ज़्यादा गारंटी दी जा सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट, किसमें अच्छा करियर उनको मिल सकता है? देखिए, तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जी कि उसे क्वेश्चन कोई भी टेक्निकल कोर्स खराब नहीं होता, सारे टेक्निकल कोर्स अच्छे होते हैं जी। और हर स्टूडेंट की अपनी सोच होती है कि हम किसमें जाना चाहें। तो वो होम्योपैथ भी अच्छा है, आयुर्वेद भी अच्छा है, यूनानी भी अच्छा है, एलोपैथ भी अच्छा है। तो जिसमें वो जाना चाहे उनके लिए वही उनकी अपनी इच्छा अनुसार है। वैसे एलोपैथी जैसे डी फार्मा है, डी फार्मा मान लेते हैं, तो डी फार्मा 2 साल का कोर्स होता है, बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है। तो डी फार्मा में कम पैसे में अगर मान लो फार्मासिस्ट कोर्स कर लेता है तो नौकरी में जाना चाहे नौकरी भी जाए, नहीं तो फिर बी फार्मा किया तो किसी हाँ वो निजी प्रैक्टिस करे, क्या मतलब अपना स्टोर खोल कर चला सकता है। हाँ, तो स्टोर खोल के इस तरह से साधन उसको जीविका का साधन मिल जाएगा और उसकी जरूरत भी है आम जनता को। कहीं कहीं स्टोर चौराहे खोल दिया, कहीं खोल दिया तो उससे तो जिंदगी उसकी चल रही है। बाकी नौकरी में सभी नौकरी मिलती है। इस तरह जितने भी कोर्स हमारे चल रहे सभी नौकरी मिलती है। महिलाओं के लिए ANM GNM है, उसमें भी है कि वो नहीं अपना गाँव में भी करा है। अभी आपने डी फार्मा की बात की, आप डॉक्टर साहब किस स्टेटस के स्टूडेंट वहाँ जाते हैं? ISC करने के बाद जाते हाँ, हैं? इंटरमीडिएट बायोलॉजी या मैथ दोनों बायो या मैथ्स? बी फार्मा जितने मेडिकल कोर्स लगभग सब इंटरमीडिएट बायोलॉजी या मैथ है। डॉक्टर साहब, समाज सेवा के क्षेत्र में जनपद में आपका अच्छा खासा नाम है। जब भी सोशल सर्विस की बात आती है तो अगर आपका नाम लिए चर्चा खत्म नहीं होती, बल्कि आपका नाम पहले ही नाम पे आ जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में भी आपकी अच्छी खासी रुचि है, आपने कई रचनाएं की हैं, आपकी पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। तो साहित्य के क्षेत्र में रुचि कैसे आई आपकी? देखिए, मैंने पहले बताया कि मेरी सोच थी समाज सेवा करने की, तो समाज सेवा का विभिन्न माध्यम होता है। और आपने पूछा कि साहित्यिक में कैसे रुचि आई, तो मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था यहाँ ससरिया कॉलेज में, तो किताब की एक वार्षिक पत्रिका छपी है उसमें चल रही थी। तो उसमें ये हुआ कि जो स्टूडेंट को लिखना चाहे तो लिखें। तो मुझे आया तो उसमें ठंडक का मौसम था, तो मैंने भी एक गीत लिखा उस पर। तो वो गीत छपी वहाँ, जाड़ा आई बड़ी शान से गीत रही बरसात है, छोटा दिन होता है छोटा देखो भारी होती रात है। ये गीत मेरी इतनी पसंद हुई और लोगों ने वाह किया। फिर मुझे उस पर तमाम बधाइयाँ मिली। तो छपने के बाद हाँ अपनी पहली बार छपी, तो छपने के बाद हमारा हौसला बढ़ा, तो फिर बनाओ लिखते गए, फिर लिखते समझ आ मिलता था, कुछ लिखते रहते थे। डॉक्टर साहब, आपकी अभी हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई, आपने कहा बहुत सारी कविताओं का संग्रह है। जब कोरोना का हाय तौबा मचा हुआ था पूरे देश में, उस वक्त रोज आप एक रचनाएं लिखते थे और सोशल मीडिया पर भी डालते थे। अभी सुना गया है कि वो एक बाकायदा पुस्तक बन करके आ गई है पब्लिक के बीच। तो मैं चाहूँगा जाते जाते हमारे दर्शकों को अपनी एक कोरोना वाली रचना सुनाएं। आप बता रहे हैं कि देखिए, मैंने जब कोरोना पर कविता लिखना शुरू किया तो लगभग 164 पेज की कविता तैयार हुई। इसका मतलब ये जो 64 प्रतिदिन एक कविता लिखता था, 164 दिन लगातार लगभग 5.5 महीने में लिखा। तो उसकी जब बुलंदियों पे था कोरोना, उसका एक मेहमान बन रहा हूँ कि मैं कविता लिखता था लोगों को धैर्य रखने के लिए, कि उससे लोग पढ़ते थे धैर्य रखते थे। कहीं न हो कोशिश था कि जिसने जन्म लिया है वर्मा उसे एक दिन मरना है जी, जिसने जन्म लिया है वर्मा उसे एक दिन मरना है। भांत भांत के परिवर्तन से हमें तनिक न डरना। क्या बात है। और जो खिलता है फूल कमल, जो खिलता है फूल चमन में उसे कभी मुरझाना है। जो खिलता है फूल चमन में उसे कभी मुरझाना है। उगता सूरज सुबह मगर शाम उसे ढल जाना है। उगता सूरज सुबह मगर शाम उसे ढल जाना है। होता है उत्थान अगर तो पतन सुनिश्चित होता है। होता है उत्थान अगर तो पतन सुनिश्चित होता है। जो अपने घमंड में हंसता वही एक दिन रोता है। तो मैंने इसी पे लिखा था कोरोना पे कि कोरोना का आज उदय है,
पर कल होगा इसका नाश, और पतझड़ के ही बाद यहाँ पर आएगा मरना, मतलब पतझड़ के ही बाद यहाँ पर आएगा। बहुत अच्छा। तो मैंने इसके का ये भी मांगी है। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आप आए, आपको बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपने हमारे सवालों का बड़ा बखूबी से जवाब दिया, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली, और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको धन्यवाद। आपने हमको मीडिया तक इस आप अपने ऑफिस में बुलाया हमको, और इस चैनल को मैं पूरे सारे कार्यकर्ता को, सारे अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो साथियों, आप बात कर रहे थे प्रख्यात चिकित्सक और समाजसेवी डॉक्टर वी.के. वर्मा से। बने रहिए हमारे साथ। अगले रविवार को हम फिर एक दूसरी शख्सियत को लेकर के सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।